गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। प्यारे बच्चों, इतिहास में मैं आप सभी को दूसरे अध्याय को समझाने का काम कर रहा था। दूसरे अध्याय को मैंने समझा दिया था, यानी जो आपका समझाने का काम चल रहा था वो आपको प्यारे बच्चों समाप्त हो गया। मैंने दूसरे अध्याय में आप सभी को क्या क्या समझाया था? मैंने दूसरे अध्याय में आप सभी को महाजनपद के बारे में बताया था, मगध साम्राज्य के बारे में बताया था, मगध साम्राज्य के पतन तथा मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण मैंने बताया था। उसके बाद मैंने मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था। मौर्य साम्राज्य का उदय किस प्रकार चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किए। फिर उसके बाद हमने सम्राट अशोक को देखा, ठीक है। सम्राट अशोक और कलिंग के बीच घमासान युद्ध को देखा। उसके बाद मौर्य के पतन को देखने के बाद हमने कुषाण वंश, सातवाहन वंश के बाद सबसे अंत में गुप्त साम्राज्य को हमने देखा। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा। तो इतने सारे बातों को अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों समझने के बाद अब हमें आगे क्या करना है? जाहिर सी बात है, समझने से काम नहीं चलेगा। जब तक प्रश्न उत्तर नहीं कर लेंगे तो प्रॉपर हमारा अध्याय समाप्त नहीं होगा। इसलिए समझाने का तो यूं तो मैंने काम समाप्त कर दिया था, लेकिन आज हम दूसरे अध्याय का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो भी हम आप सभी को प्रश्न उत्तर कराएंगे यह सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए ही है, स्पेशल, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय का सबसे पहले हम लोग लघु प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। लघु प्रश्न कुल मिलाकर के आपका लघु प्रश्न हो जाएगा, कितना है, एक मिनट, हाँ, कुल मिलाकर के 16 लघु प्रश्न है, ठीक है। लघु के बाद फिर हम लोग दीर्घ प्रश्न उत्तर करेंगे। दीर्घ प्रश्नों की संख्या 9 है। मैंने आपको बताया था कि कुल मिलाकर के दीर्घ 9 है। सबसे ज़्यादा दीर्घ आपको दूसरे अध्याय में ही है, ठीक है, 9 है। तो देखिए 9 है। फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आज ही आपको कराऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो क्लास है प्यारे बच्चों काफ़ी लंबा क्लास होगा। अब इस अध्याय में मैंने आपको यह नहीं बताया है कि कौन सा क्वेश्चन MVVI है या कौन सा क्वेश्चन VVI है। प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे बताए गए सिर्फ MVVI क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं तो यकीनन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में कम से कम 80% कोई नहीं काटेगा, ठीक है। यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, पेड कोर्स में जुड़ने का अनेक फायदा है। आपको लाइव क्लास दिया जाएगा, प्रश्न उत्तर के PDF फाइल दिया जाएगा, MVVI VVI क्वेश्चन बताए जाएंगे। सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन दे करके रिवीजन भी करवाया जाएगा, अर्थात अभी से लेकर के एग्जाम होने तक का मात्र 1500 रुपये फी है। यदि आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। आपको इस नंबर पे कॉल करना है और कॉल करके हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। लेकिन हाँ, कॉल जब भी कॉल करिएगा तो आप कोशिश करिएगा कि कॉल 11 बजे के बाद करें। कितने बजे के बाद कॉल करना है? तो 11 बजे के लेकर के 2 बजे के बीच में ही आपको कॉल करना है, क्योंकि इसके बाद हमारा या तो ऑफलाइन क्लास होता है या तो ऑनलाइन क्लास होता है, ठीक है। तो 11 बजे से 2 बजे के बीच में ही आप लोग कॉल करिएगा। पेड कोर्स का फी मात्र 1500 रुपये है, ओनली फॉर बिहार बोर्ड कक्षा 12 2023 के लिए यह आपका कोर्स है, जिसमें चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, लाइव क्लासेस, नोट्स, क्वेश्चन आंसर में MVVI VVI, गैस क्वेश्चन 2023 के लिए आपको रहेगी, यानी कि बहुत प्रकार का फायदा दिया जाएगा। 5 विषय आपको पढ़ाए जाएंगे। तो यदि पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट इस नंबर पे कॉल करें और कॉल करने के साथ ही हमारे पेड कोर्स को प्यारे बच्चों ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले लघु प्रश्न उत्तर पे। किस पे? तो प्यारे बच्चे लघु प्रश्न उत्तर पे। पहला जो हमारा लघु प्रश्न आपका निकल रहा है, पहला आपका लघु प्रश्न है, महाजन पद से आप क्या समझते हैं?
प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को महाजनपद काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया था कि नहीं समझाया था प्यारे बच्चों? काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आप सभी को समझाया था। तो इसी महाजनपद को क्या करना है तो प्यारे बच्चों आप सभी को जवाब देना है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था महाजनपद काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, इसलिए देखिए आपका महाजनपद पहला क्वेश्चन आपको निकल गया। तो इसका जो उत्तर है प्यारे बच्चों, उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा, उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि उत्तर वैदिक काल में जिन क्षेत्रीय राज्यों के उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी वह 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में बदल गई। इन्हीं प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों को महाजनपद कहा गया। क्या कहा गया तो प्यारे बच्चों महाजनपद। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार, जो आपका बौद्ध ग्रंथ है उस ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे तो 16 महाजनपद थे, जो आपको निम्नलिखित है, जो आपको 1 से लेकर के 16 तक मैंने आपको नाम लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ आपको ये पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इन महाजनपदों में वज्जी और मल्ल गणराज थे। कौन थे तो ये गणराज कौन थे? वज्जी और मल्ल गणराज थे। शेष राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थे। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था। मगर यहाँ पर हो गया मगध था, ठीक है। सबसे शक्तिशाली कौन था तो प्यारे बच्चों मगध था। अब यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं तो आपको मात्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के आपको 16 महाजनपद थे, मात्र इतना यहाँ तक लिखना है, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर इतना लिखना था तब 16 का नाम यहाँ पर क्यों लिख दिया? तो प्यारे बच्चों देखिए, यूं तो लेक्चर के भी क्लास में मैंने आपको 16 महाजनपद का नाम बताया था, यहाँ भी मैंने लिख दिया। मैंने इसलिए 16 महाजनपद का नाम यहाँ पर लिख दिया क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? किन्हीं 4 महाजनपद का नाम लिखें। तो आप 16 में से कोई भी महाजनपद को लिख देना है। कभी भी 16 महाजनपद का आपके एग्जाम में नाम नहीं पूछेगा, वो कम से कम 4 नाम पूछेगा। कितना नाम पूछेगा तो प्यारे बच्चों 4 नाम। तो आंख मूंद करके एक मगध लिख दीजिएगा। मैंने कहा था मगध आपको क्या था तो प्यारे बच्चों शक्तिशाली था। एक आपको मगध लिख देना है, एक गंधार लिख देना है, और एक मन है तो कुरु लिख दीजिएगा, और एक मन है तो अंग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वजीज भी लिख सकते हैं हम। तो यानी कि 16 आपको याद कर लेना है। 16 में से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तथा आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि 16 महाजनपद में कौन महाजनपद गणराज था, ठीक है। गणराज का मतलब होता है जहां प्रजा शासन करती थी। कौन शासन करती थी? प्रजा। जैसे जो हमारा भारत देश है ये भी एक प्रकार का गणराज है, यहाँ राजा नहीं होता है। अर्थात वज्जी और मल्ल में जो है यहाँ राजा नहीं होता था। बाकी जो 14 जो आपका है, अब ये इन दोनों महाजनपद को छोड़ देंगे तो कितने बचेगा? 14। तो बाकी जो 14 महाजनपद था वहाँ राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। कौन सा प्रणाली? तो प्यारे बच्चों राजतंत्रात्मक, यानी कि वहाँ राजा होता था। क्या होता था? राजा, ठीक है। अर्थात आपके एग्जाम में यदि दे देगा मल्ल, ठीक है, मल्ल क्या था? गणराज, राजतंत्रात्मक प्रणाली, इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मल्ल क्या था तो प्यारे बच्चों गणराज था। इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से समझना है कि ताकि हर एक क्वेश्चन, छोटा से छोटा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। यदि प्यारे बच्चों लघु में पूछेगा, चूंकि महाजनपद आपके एग्जाम में लघु में ही पूछता है, तो यहां से लेकर के यहां तक आप लोग लिख दीजिएगा। यहां तक मैंने इसलिए 16 नाम लिख दिया क्योंकि एक तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि 16 महाजनपद ये है। यदि एग्जाम में 4 पूछ देता है तो 4 आप आसानी से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहां तक तो प्यारे बच्चों किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। कौन से प्रश्न पे? तो प्यारे बच्चों दूसरे प्रश्न पे, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखें, ठीक है। किस पर? मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखें। मैंने मगध साम्राज्य को काफी अच्छे तरीके से आप सभी को बताया था।
इसी प्रश्न को आपको यह पूछेगा कि मगध साम्राज्य कैसे शक्तिशाली बना। ठीक है, तो मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखे या इसी प्रश्न को इस प्रकार से पूछे कि मगध साम्राज्य कैसे शक्तिशाली बना, तो प्यारे बच्चों जाहिर सी बात है जो प्रश्न है आपका एक ही प्रश्न है वो एक ही प्रश्न है, यानी कि दोनों में से कैसे भी पूछना है, जो मैंने उत्तर दिया है आपको उसी उत्तर को लिखना है। ठीक है, समझ गए। मैंने आपको लेक्चर की क्लास में मैंने समझाया था कि मगध शक्तिशाली कैसे बना था। मैंने कहा था कि मगध क्षेत्र में जो आज का जो वर्तमान में बिहार आपको पड़ता है, बिहार का खास करके जहानाबाद, गया, पटना, ये जो तीनों क्षेत्र है, इन तीनों जो क्षेत्र में देखिएगा मगध में आपको मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। उपजाऊ क्यों है? क्योंकि स्वयं गंगा नदी बहती है। मगध के जो चंपारण का जो क्षेत्र है वहाँ जंगली हाथी पाया जाता था, तो हाथी का प्रयोग वे लोग युद्ध में किया करते थे। जो आज का झारखंड है वो भी पहले मगध का ही हिस्सा था, तो झारखंड वाले भाग में काफ़ी ज़्यादा लोहे पाए जाते थे, तो मगधवासी क्या करते थे, लोहे का प्रयोग अस्त्र और शस्त्र बनाने में किया करते थे। ठीक है, जैसे लोहासा तलवार बनाते थे, क्योंकि पहले तो गोली पिस्तौल था नहीं, जिसके पास जितना उत्तम तरीके का तलवार होगा, यदि लोहा है तो तलवार से बचने के लिए कवच बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मगधवासी लोहे का प्रयोग अस्त्र और शस्त्र बनाने में किए, हाथियों का युद्ध में प्रयोग किए। ठीक है, और भूखमरी के लिए कोई दिक्कत था ही नहीं, क्योंकि मगध का मिट्टी इतना उपजाऊ था कि कुछ भी बो दोगे सोने की भांति वो लहलहा जाएगा। इसी कारण से मगध काफ़ी शक्तिशाली बन गया था। क्या बन गया था? तो मगध काफ़ी शक्तिशाली बन गया था। मैंने आप सभी को बताया भी था कि मगध का अंतिम शासक कौन था। प्यारे बच्चों कॉमेंट करके आप सभी को लिखिएगा कि मगध का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, चलिए, तो इसको उत्तर कैसे लिखना है? अब देखिए, समझने का तो काम, समझने का तो हम लोग तो अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों समझ लिए, लेकिन इसको लिखना कैसे, सबसे बड़ी बात है लिखना। तो आप कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, देखिए, मगध एक बहुत प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजनपद था। बिल्कुल सही बात है। इसमें दक्षिणी बिहार के वर्तमान पटना तथा गया जिले सम्मिलित थे। ठीक है, एकदम सही बात है। 6ठी तथा 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के काल में यह महाजनपद बहुत शक्तिशाली बन गया। इस राज्य की स्थिति अधिक दृढ़ होने के विशेष कारण थे। इसकी प्राचीन राजधानी राजगिर थी। राजगिर जिसे हम राजगिर के नाम से जानते हैं, मैंने आपको बताया था। राजगिर के इर्द गिर्द पहाड़ियां थी जो कि इसकी प्राकृतिक रूप से रक्षा प्रदान करती थी। मैंने आपको ये भी लेक्चर की क्लास में मैंने बताया था। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। गंगा और सोन नदियों में नौकाओं द्वारा यातायात की सुविधा भी मगध की समृद्धि का कारण थी। ठीक है, जिसके कारण व्यापार में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त यहाँ लोहे की खानें भी स्थित थी। छोटा नागपुर जो कि झारखंड में आपको था। यहाँ से कृषि यंत्र तथा हथियार बनाने के लिए लोहे आसानी से उपलब्ध थे। एकदम सही बात है। परंतु प्राचीन बौद्ध तथा जैन विद्वानों ने इस महाजनपद का कुछ और लोगों के व्यक्तिगत गुण बताते। मैंने आपको कहा था जैसे अजात शत्रु बिंबिसार, वे लोग उनका गुणगान गाते थे। ठीक है, लेक्चर की क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, व्यक्तित्व गुण बताते हैं। बिंदुसार, अजात शत्रु, महापद्नंद कुछ ऐसे ही व्यक्तियों के नाम है जिन्होंने अपने मंत्रियों के सहयोग से साम्राज्यवादी नीति को लागू किया। साम्राज्यवादी नीति का मतलब होता है अपने क्षेत्र का विस्तार करना। क्या? तो प्यारे बच्चों अपने क्षेत्र का विस्तार करना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका जो दूसरा लघु प्रश्न है, दूसरा लघु प्रश्न आपको क्या हो जाता है, तो आपको समाप्त हो जाता है। इसलिए अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा आपका प्रश्न है धम्म शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, धम्म शब्द से आपका क्या तात्पर्य। मैंने आपको कहा था कि धम्म शब्द का तात्पर्य होता है नैतिकता के पथ पे चलना। ठीक है, जैसे बड़ों को आदर करना, छोटे से प्यार करना, गुरुजनों को सम्मान करना, गरीबों को दान देना, प्राणी हत्या ना करना। ठीक है, कभी भी चोरी डकैती ना करना। इस प्रकार के जो नैतिकता का रास्ता होता है वही आपका विशेष करके धम्म है।
सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात कुछ इसी प्रकार को धम्म को अपनाया था। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? बेचारा दिल पिघल जाता है सम्राट अशोक का। यदि दिल नहीं पिघलता तो निश्चित तौर पर से आज हमारा बिहार कहाँ से कहाँ होता, काफ़ी तरक्की कर गया होता कि नहीं होता? मैंने लेक्चर के क्लास में आपको बताया था। कमेंट करके एक बार सहमत, मेरी बात से सहमत है तो कमेंट करके लिखिएगा, ठीक है? तो हम लोग उत्तर इसका देखेंगे कि उत्तर किस प्रकार से लिखना है। तो देखिए उत्तर, धम्म सामाजिक व्यवहार के उन नियम को कहते हैं जो नैतिकता पर आधारित होते हैं। जो किस पर आधारित होते हैं प्यारे बच्चों? नैतिकता पर आधारित होते हैं। जैसे बड़ों का आदर करना, छोटे से प्यार करना आदि। कलिंग की विजय के पश्चात यानी कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने ऐसे ही धम्म का प्रचार किया। क्या किया? इसी ही प्रकार का धम्म का प्रचार किया, यानी कि कभी भी किसी को मारो नहीं, सताओ नहीं, ठीक है, इस प्रकार से। जबकि पहले खुद चंडाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, अशोक धम्म से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों, अशोक द्वारा चलाए गए धम्म को ही हम अशोक धम्म के नाम से जानते हैं। मैंने कहा था कि अशोक धम्म सभी धर्मों का सार है। उस समय कौन कौन धर्म था? ब्राह्मण था, जैन था, बौद्ध था, मात्र तीनों को उस समय प्रेजेंट था, ठीक है। तो इन तीनों धर्म में जो भी आपको अच्छाई था, कुछ अच्छाई ब्राह्मण से लिया गया, कुछ आपको बौद्ध से लिया गया, कुछ जैन से लिया गया, तो सभी को अच्छाई को मिला करके सम्राट अशोक ने एक खुद का धर्म चलाया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक खुद का धर्म आपको चलाया था, लेकिन वो आगे जाकर के सफल आपको नहीं हुआ था, ठीक है। तो बाद में जो है सम्राट अशोक जो है वो क्या करते हैं, तो बौद्ध धर्म को ही आपको स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। तो अशोक ने क्या किया था कि अपना खुद का धर्म आपको चलाता था, जिसके अंतर्गत वे कहते हैं, क्या कहते हैं कि बड़े को आदर करो, माता पिता की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, गुरुजनों का सम्मान करो, ब्राह्मणों को दान दो, गरीबों को दान दो, ठीक है। तो इस प्रकार का जितना भी नैतिकता का व्यवहार है, जैसे पशु पक्षी का वध नहीं करो, जितना भी आपको अच्छाई वाली बात है, वो अच्छाई बात इस अशोक के धम्म में प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि आप अशोक के बताए गए धम्म के रास्ते पर चलेंगे तो आपको यकीनन निश्चित तौर पर से सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको कहां से कहां तक लिखना है, चूंकि इसका उत्तर तो बड़ा है लेकिन लघु में इतना आपको लिखना नहीं है। कहां से कहां तक लिखना है ये मैं आपको बताता हूं, आपको बस यहां से यहां तक लिखना है, ठीक है। देखिए उत्तर आपको यहां से यहां तक लिखना है। अशोक धम्म अशोक द्वारा चलाया गया है, ठीक है। अशोक धम्म आज भी महत्वपूर्ण है। अशोक का धम्म भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महत्वपूर्ण है। अशोक धम्म में अशोक बताते हैं कि प्राणियों की हत्या ना करे, माता पिता की सेवा करे, वृद्धों की सेवा करे, गुरुजनों का सम्मान करे, मित्रों, ब्राह्मणों एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार करे। दासों नहीं होगा, दासों के साथ अच्छा व्यवहार करे। फिर से ये पैराग्राफ आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है प्यारे बच्चों, यह आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो जब लिखना नहीं है तो मैंने ये क्यों दिया मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से चेंज करके प्यारे बच्चों आपको लिखना है, फिर यहाँ से पैराग्राफ इसी प्रकार से चेंज करके आप लिखिएगा। अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार है। यदि हम अशोक के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये पैराग्राफ को, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए अशोक अपने दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं प्रश्न करता है, यानी अशोक जो है वह स्वयं प्रश्न करता है कि आखिर धम्म जो है वो धम्म क्या है, धम्म क्या है। क्योंकि बहुत कोई व्यक्ति डायरेक्ट धम्म को धर्म से लगा देता है, किसको, तो धर्म से लगा देता है। जबकि वास्तविक में क्या हुआ था कि अशोक ने धम्म के तहत पहले बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि धम्म के तहत वह नैतिकता को स्वीकार किया था। किसको, तो नैतिकता को। जैसे कि किसी युद्ध नहीं करना है, गरीबों को दान देना है, इस प्रकार से, ठीक है। तो
अब ये प्रमाण हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो अशोक ने एक स्तंभ लेख पर स्वयं वे लिखवाएं कि आखिर धम्म क्या है। तो यह अशोक स्वयं प्रश्न करता है, स्वयं अशोक स्तंभ लेख पर प्रश्न करता है, क्यों चू धम्म में, यानी कि धम्म क्या है, अर्थात धम्म क्या है। इसका उत्तर भी स्वयं इस प्रकार देते हैं। कौन? यानी अशोक खुद ही देता है इसका उत्तर। अपा सिनवे बहु कल्याणे दया दाने साचे सोचिए चखु दाने पी में बहु विदे दीने दुपद। ठीक है, अर्थात पापहीनता अत्यधिक कल्याण है, सॉरी पापहीनता है। धम्म क्या है? पापहीनता है, जो पाप नहीं करेगा। अत्यधिक कल्याण है, जो कल्याण करेगा वही धम्म है। दया है, यदि आप दया करते हैं वही धम्म है। दान है, यदि आप किसी गरीब को दान देते हैं वही धम्म है। सत्यवादिता है, यदि आप हमेशा सच की पालन करते हैं वही धम्म है। पवित्रता है, साधुता है, अर्थात यही सब क्या है? आपको धम्म है। ठीक है, तो ये समझने के लिए मैंने आपको पैराग्राफ दिया था। यदि आप उत्तर में लिखना चाहते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक लिख दीजिएगा, और ये पैराग्राफ यानी कि 3 पैराग्राफ हो गया, 1 2 3। तो हमें पहला तीसरा को लिख देना है अपने कॉपी में। ठीक है, इसको समझने में तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब हम प्यारे बच्चों आते हैं 5वें प्रश्न पे। कौन से प्रश्न पे? तो प्यारे बच्चों 5वें प्रश्न पे। आपका जो 5वां प्रश्न है, अशोक के अभिलेख का महत्व बताइए। ठीक है, अशोक के अभिलेख का महत्व बताइए। मैंने आपको यह भी बताया था कि अभिलेख क्या होता है। पर किसी चट्टान, धातु या कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को हम अभिलेख कहेंगे। मैंने बताया कि नहीं बताया? अशोक के अभिलेख को 3 वर्गों में बांटा गया है, गुहालेख, शिलालेख तथा स्तंभ लेख। ठीक है, अब जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें अशोक का क्या महत्व है? तो प्यारे बच्चों, जब हम उस अभिलेख को पढ़ते हैं तो उसी अभिलेख के माध्यम से हमें अशोक के तत्कालीन यानी उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के उस समय का सामाजिक बातें जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के उस समय का धार्मिक बातें प्राप्त होती है। अशोक के उस समय का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक यानी नाना प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। नाना प्रकार कहने का मतलब है अनेक प्रकार का जानकारी प्यारे बच्चों प्राप्त होती है। तो इसका जो उत्तर है, उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अशोक के अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए हैं? तो 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो भारत के कोने कोने में बिखरे हैं। ठीक है, इन अभिलेखों का भारत के इतिहास में बड़ा महत्व है। 1 से लेकर के 4 पॉइंट मैंने दे दिया। क्या क्या महत्व? पहला महत्व है अशोक के अधिकतर अभिलेख सीमांत क्षेत्रों में है। इसकी सहायता से हम अशोक के साम्राज्य की सीमाएं निश्चित कर सकते हैं, यानी अशोक का जो सीमा है उसको निश्चित कर सकते हैं। दूसरा आपका पॉइंट है, उसके अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि वह बौद्ध धर्मावलंबी था, यानी कि बौद्ध धर्म को पालन करने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट है, इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अशोक के मिस्र, सीरिया, वर्मा और श्रीलंका के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। यानी मिस्र एक देश हो गया, सीरिया भी देश है, वर्मा जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, तथा श्रीलंका, इन चारों देश के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। ठीक है, अशोक के अभिलेखों से मौर्यकालीन कला का ज्ञान होता है। ठीक है, जो मौर्यकालीन कला है प्यारे बच्चों उसका भी ज्ञान होता है अशोक के अभिलेख के ही माध्यम से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका 5वां प्रश्न आपका समाप्त होता है। अब हम आते हैं 6ठे प्रश्न पे। कौन से प्रश्न पे? तो प्यारे बच्चों 6ठे प्रश्न पे। ठीक है, आपका जो 6ठा जो प्रश्न है, 6ठा आपका प्रश्न है। ठीक है, अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या कार्य, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या कार्य किए? मैंने आपको बताया था कि बेचारा जो अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक काम किए। बेचारा पूरा धन दौलत जितना भी है बौद्ध धर्म के प्रचार में लौटा दिया। पूरा का पूरा राजकोष खाली हो गया। अपने बेटा महेंद्र, बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा।
मिस्र, सीरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, दुनिया के विभिन्न कोने कोने तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कितना ज़्यादा किया कि नहीं किया? इसके लिए आपको तीसरी बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र में आपको किया गया। ठीक है, तो इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है, मैं थोड़ा सा उत्तर इस प्रकार से मैं बताता हूँ। ठीक है, तो कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए तन मन धन से कार्य किया। यानी तन से भी किया, मन से भी किया, धनों से किया। एकदम सही बात है। ठीक है, अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित तीर्थ स्थानों जैसे लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, कुशीनगर तथा ये श्रावस्ती की यात्राएं की और जिन सिद्धांतों का प्रचार किया उनका पालन भी स्वयं किया। अर्थात सम्राट अशोक ने जिन जिन सिद्धांतों का प्रचार किया स्वयं अशोक ने भी वो क्या किया? पालन किया। अब ऐसा नहीं कि प्रचार कर रहा है, एक तरफ कहता है कि शाकाहारी बनो और दूसरी तरफ खुद ही मांस मछली खा रहा है, तो ऐसा अशोक ने नहीं किया। ठीक है, अशोक खुद भी उस चीजों का पालन करने लगा। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के नियमों को शिलाओं, स्तंभों, गुफाओं पर खुदवाया। मैंने आपको कहा शिला पर जो खुदवाया शिलालेख, स्तंभ पर जो खुदवाया स्तंभ लेख, गुफा में जो खुदवाया गुहा लेख। ठीक है, उसने अनेक स्तूप बनाए। उसने बौद्ध भिक्षुओं को आर्थिक सहायता दी, यानी काफी धन दौलत दिया। बौद्ध धर्म की आंतरिक फूट को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में बौद्धों की तीसरी संगीति का आयोजन किया। तीसरी संगीति यानी एक प्रकार का मीटिंग। ठीक है, तो तीसरी संगीति का आपको आयोजन किया। कौन किया? तो सम्राट अशोक ने। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भारत के विभिन्न भागों के साथ साथ विदेशों में भी भेजा। श्रीलंका में अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। इस प्रकार अशोक बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया। कौन सा धर्म बना दिया था प्यारे बच्चों? विश्व धर्म। आज भी देखिएगा पूरे चीन में बौद्धि लोग रहते हैं, थाईलैंड में रहते हैं, श्रीलंका में भी रहते हैं, दुनिया के बहुत कोने में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। किस कारण? तो सम्राट अशोक के ही कारण ये आपको है ना हो पाया। ठीक है, अब प्यारे बच्चे हम लोग 7वें प्रश्न को देखेंगे। किस प्रश्न को? 7वें प्रश्न को। ठीक है, 7वां आपका प्रश्न है मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोतों को लिखें। ठीक है, मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोत। अभिलेखीय स्रोत मैंने आपको बताया, या तो शिलालेख लिखना है, या तो स्तंभ लेख, या तो गुहा लेख। ठीक है, तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोत निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला 14 वृहत शिलालेख जो कलसी यानी कि शहबाज गढ़ी आदि से मिले। जो कलसी जगह का नाम है, शहबाज गढ़ी आदि से मिले। मांस की गुर्जरा से प्राप्त लघु शिलालेख। ठीक है, गिरनार से प्राप्त लघु शिलालेख। लघु मतलब छोटा शिलालेख। लोरिया अरेराज जो कि बिहार में आपको पड़ता है, अरेराज से प्राप्त स्तंभ शिलालेख। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको 4 अभिलेखीय आपको प्रमाण है हो गया। 8वां आपका प्रश्न है मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। कला का मतलब तो समझ ही रहे हैं, स्थापत्य का वास्तुशास्त्र से यानी कि वास्तुकला, जैसे बड़े बड़े भवन बनाना, मंदिर बनाना, इस प्रकार से। ठीक है, तो उत्तर इस प्रकार से लिखना है मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना इस समय के स्तंभ एवं यक्षिणी की मूर्ति है। ठीक है, सांची, सारनाथ आदि जगहों मौर्यकालीन स्तूप मिले हैं। इस समय मूर्ति निर्माण में गांधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ। अशोक द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूप तथा विहार का निर्माण करवाया गया। इस काल में पर्वतों को काट करके गृह यानी गुहा गृहों का निर्माण हुआ। ठीक है, इस प्रकार से स्थापत्य आपको कला रहा, यानी कि स्थापत्य कला के अंतर्गत वास्तुकला जिसमें बड़े बड़े मूर्ति का निर्माण हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ, घरों का निर्माण हुआ, पर्वतों को काट करके, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है मेगास्थनीज के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में प्यारे बच्चों आप
क्या जानते हैं? ये मेरा हो गया मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था। मेगास्थनीज किस देश का था? तो प्यारे बच्चों यूनान देश का था। मेगास्थनीज ने कौन सा किताब लिखा? इंडिका लिखा था। ठीक है, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, जो कि सेल्यूकस ने अपना राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपको भेजा था। ठीक है, तो आपको उत्तर लिखना है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। उसने सेल्यूकस को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसे इंडिका नामक पुस्तकों में लेखबद्ध कर दिया, यानी कि जो भी कुछ देखा उसको किताब में लिख दिया और उस किताब का नाम दिया इंडिका। उसने भारत को जो विवरण प्रस्तुत किया उसमें अपने भौगोलिक पर्यावरण, भारतीयों के सामाजिक जीवन, उनकी धार्मिक आस्थाओं, राजनीतिक तथा प्रशासन के बारे में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है समुद्रगुप्त पर एक संक्षेप टिप्पणी लिखे। मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। समुद्रगुप्त जो प्रथम है समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि समुद्रगुप्त एक दूरदर्शी था, संगीत प्रेमी था, साहित्य प्रेमी था, महान सम्राट था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कौन कहा? तो इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता उपाधि भी दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको बताया था। मैंने कहा था कि समुद्रगुप्त इतना महान था कि उन्होंने अपने क्षेत्र का यानी गुप्त साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा क्या किया था? तो विस्तार किया था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त था। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त का स्थान एक महान विजेता तथा प्रभावशाली सम्राट के रूप में स्वीकार किया गया है। उसने अपने विजयों के द्वारा भारत के राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा है। समुद्रगुप्त एक महान विजेता ही नहीं बल्कि कुशल संगठनकर्ता तथा कला और संस्कृति का प्रेरक भी था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने आपको कहा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य का उपाधि मिला था। कौन सा उपाधि मिला था? तो प्यारे बच्चों विक्रमादित्य की उपाधि मिला था। किसको मिला था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि आपको मिला था। ठीक है, तो थोड़ा सा चंद्रगुप्त द्वितीय, ये मेरा प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, थोड़ा सा अब हम लोग देख लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो थोड़ा बहुत हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सा उपाधि मिला? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में 9 रत्न रहा करते थे कि नहीं रहा करते थे? रहा करते थे। ठीक है, तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह एक बहुत बड़ा विजेता था। उसने गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया और उसने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ में अपने क्षेत्रों को शामिल किया। उसने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध से चंद्रगुप्त ने अपनी समस्त सेना को शकों के विरुद्ध इकट्ठे करने का अवसर मिल गया। प्रभावती वकाटक राज्य की एक बहुत प्रभावशाली महारानी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय कई नई प्रकार के सिक्के जारी किए। उसने सोने के सिक्के से उसकी शक्ति, व्यक्ति और स्थिति का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, जो कि बहुत लघु प्रश्न है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में ही आपको खींच रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा, वो इसलिए ज़्यादा समय आपको हो गया है। कनिष्क की उपलब्धियों के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मैंने आपको कनिष्क के बारे में काफी आपको कहा था कि कुषाण वंश का यदि कोई सबसे बड़ा महान शासक है तो वह कनिष्क ही है। कनिष्क
बौद्ध धर्म का क्या था, प्रचारक भी था। बौद्ध धर्म को काफ़ी ज़्यादा क्या करता था, मानता था। बौद्ध धर्म का अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुयायी था कनिष्क। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का काफ़ी जोर शोर से प्रचार किया था। यहाँ तक कि कनिष्क ने कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया था। कनिष्क ने चीन पर 2 बार आक्रमण किया। बेचारा पहला बार आक्रमण किया था तो हार गया, लेकिन दूसरे बार जब आक्रमण किया था तो चीन को वो जीत लिया था और चीन का जो सिल्क रूट है उस पर कब्जा कर लिया था। कुषाण जब गद्दी पर बैठा, कब गद्दी पर बैठा, तो आपको 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता, तो वहां से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने ही आपको किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं इसका उत्तर। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था जो कि 78 ईस्वी में सम्राट बना एवं 121 ईस्वी तक शासन किया। कनिष्क के सम्राट बनने की तिथि से ही उपलब्धियों का दौर शुरू हो जाता है। शक संवत की शुरुआत उसके गद्दी पर बैठने की तिथि से ही मानी जाती है। कनिष्क भारत का पहला शासक था जिसने चीन पर आक्रमण करके उसके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र सिल्क रूट पर कब्जा किया था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने अशोक की ही तरह एशिया एवं चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार जोर शोर से किया, यानी करवाया। कनिष्क के संरक्षण में ही कश्मीर के कुंडलवन बिहार में ये चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया। समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पंक्ति पे आते हैं। सातवाहन राज के बारे में टिप्पणी लिखिए। प्यारे बच्चों, मैंने आपको सातवाहन राज के बारे में काफी अच्छे तरीके से बताया था। मैंने कहा था कि सातवाहन राज का संस्थापक कौन है, तो सिमुक। एक मिनट, थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गया है, लाइन दे देते हैं। चलिए ठीक, चलिए प्रश्न है आपका, सातवाहन राज के बारे में टिप्पणी लिखिए। मैंने कहा था कि सातवाहन राज के संस्थापक सिमुक थे। कौन थे, तो सिमुक थे जिन्होंने 60 ईसा पूर्व में आपको स्थापित किया था, जो कि गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र था, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश और कुछ भाग महाराष्ट्र का आपको आता है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि सातवाहन में ब्राह्मणों को खुले दिल से दान दिया जाता था। इतना दान दिया जाता था कि भूमि सब दान दे देता था, जिस कारण सामंती व्यवस्था का काफी ज्यादा क्या था, तो प्यारे बच्चों प्रचलन था। मैंने ये भी बताया था कि सातवाहन राज का सबसे प्रतापी राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। कौन था, तो प्यारे बच्चों गौतमीपुत्र सातकर्णी था। ठीक है, तो इस प्रकार से काफी ज्यादा बात मैंने आपको सातवाहन के बारे में मैंने बताया था कि नहीं बताया था, कमेंट करके बताइएगा। मैंने जितना प्रश्न उत्तर कराया प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न उत्तर को मैंने काफी अच्छे तरीके से आप सभी को मैंने बता रखा है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि मैंने नहीं बताया और प्रश्न उत्तर करा रहा। मैं जो भी प्रश्न उत्तर करा रहा हूं उसको पहले से ही मैं समझा रखा हूं। ठीक है, तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन राज्य की नींव सिमुक ने रखी। यह गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र था, जिसको अब आंध्र कहा जाता है, यानी आंध्र प्रदेश कहा जाता है। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने अश्वमेघ यज्ञ किया और पूरे दक्कन पर अपनी प्रभुसत्ता की घोषणा की। इस वंश का एक और प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। उसने 2री शताब्दी ईस्वी में आरंभिक काल में शासन किया। सातवाहन शासक अपने आप को ब्राह्मण कहते थे और विष्णु मत के अनुयायी थे। मैंने आपको कहा था कि विष्णु मत के अनुयायी थे। वह ब्राह्मणों को खुले दिल से दान देते थे, यानी कि जमीन उमीन सब दान दे देते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखे। आपके ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कौन MBBI है, कौन BBI है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं, किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों का नाम लिखे। मैंने 4 मंदिर का नाम लिख दिया है, आप कोई 2 याद कर लीजिएगा। तो गुप्तकालीन 2 मंदिरों के नाम निम्नलिखित है। पहला गुप्तकालीन 2 मंदिरों के नाम निम्नलिखित है। पहला एरन का विष्णु मंदिर। ठीक है, कहाँ है, तो सागर में है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है, जबलपुर में, मध्य प्रदेश राज्य पड़ता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, ललितपुर में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है,
ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। खास बात ये जो चारों जो मंदिर है प्यारे बच्चों, ये चारों मंदिर आपको लगभग विष्णु भगवान का ही है, ठीक है, क्योंकि वे लोग विष्णु भगवान के बड़ा भक्त थे, ठीक है ना। आपको नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों के नाम लिखिए। आपके एग्जाम में आएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में किन्हीं 2 रत्न के नाम बताएं। आपको 2 लिखना है, हालांकि मैं 9 का 9 नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न का नाम कुछ इस प्रकार से है, शंकु, बेताल भट्ट, कपिलदास, अमरशेख, धन्वंतरि, वररुचि, ठीक है। इस प्रकार से काफ़ी मैंने पीडीएफ भी आपको ना दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट आपका जो लघु प्रश्न है, कुषाण या कुषाण वंश पर टिप्पणी लिखिए। मैंने कहा कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाण वंश को भारत में आपको संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुजुल कड़विशेष को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक आपको माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। चीन ने महान दीवार बनने के कारण हुनों ने अपने पड़ोसी कबीले यूची को पश्चिम की ओर खदेड़ा। इसका भी मैंने आपको लेक्चर की क्लास में मैंने सुना दिया था, ठीक है। कुषाण इसी यूची कबीले की एक शाखा थी, ठीक है। भारत में कुजुल कड़विशेष ने कुषाण वंश की स्थापना की। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में सम्राट बना एवं 101 ईस्वी तक शासन किया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका लघु प्रश्न उत्तर आपका समाप्त हो जाता है। दीर्घ प्रश्न उत्तर के लिए प्यारे बच्चों समय नहीं है। नेक्स्ट डे मैं आप सभी को दीर्घ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक ही बार मैं आपको करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। लगभग आपको काफ़ी ज़्यादा 1 घंटा का क्लास आपका हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको दीर्घ और वस्तुनिष्ठ हम करा देंगे। हालांकि मैंने चाहा कि आज ही हम आपको करा दें, ठीक है, लेकिन आज आपको नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रश्न उत्तर करा दूंगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो प्यारे बच्चों अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अत्यधिक जानकारी के लिए बस कॉल करना है 70 150 45 52। धन्यवाद।